अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद पास की है। उस करारदाद के पाकिस्तान के ऊपर सीरियस इम्पैक्ट्स हैं, मुआशी लिहाज से भी और सियासी और समाजी लिहाज से भी। ये करारदाद क्या है, इसके मकासद क्या थे, इसकी वजूहात क्या थी और अब पाकिस्तान के पास वे फॉरवर्ड क्या है। पाकिस्तान कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनके करने से पाकिस्तान अपनी जो फैसिलिटीज है जो रिवोक कर दी है यूरोपियन यूनियन ने, इनको दोबारा से हासिल कर सकता है। इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इस यूरोपियन यूनियन की, जो ये पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास की गई है उसका। स्टूडेंट्स, 29 अप्रैल 2021 को यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश की जाती है। उस करारदाद पर वोटिंग होती है और उस वोटिंग के नतीजे में 678 वोट्स उसकी फेवर में आते हैं और 8 वोट्स उसके अगेंस्ट आते हैं। ये करारदाद पाकिस्तान के बारे में थी। अब इस करारदाद में पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया था, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि रेजोल्यूशन में उस करारदाद के अंदर ये कहा गया कि एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए टू रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ जीएसपी प्लस बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान। स्पेशली पाकिस्तान के लिए ये करारदाद थी कि जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के जो बेनिफिट्स हैं, जो जिनसे पाकिस्तान फायदा हासिल करता है, उसके रूल्स की वायलेशन या उसके अंडर जो कन्वेंशंस थी उनको ना फॉलो करने की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज किया जाए। ये उस करारदाद के अंदर बात कही गई थी। तो उसके हक में कितने वोट मिले? 678। और उसके अगेंस्ट कितने वोट्स मिले? 8 वोट्स मिले। ये पैराग्राफ 12 के अंदर खुसूसन ये बात लिखी गई है। आप अगर पढ़ना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि उस करारदाद में मजीद क्या कहा गया, तो पैराग्राफ 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यह कहा गया कि मिस यूज हो रहा है ब्लास्फेमी लॉज का पाकिस्तान के अंदर। अब ब्लास्फेमी लॉज क्या होते हैं? यानी अगर कोई बंदा तौहीन रिसालत का मुर्तकब होता है तो ब्लास्फेमी लॉज उससे डील करते हैं। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो उसको जो भी सजा दी जाएगी उसके लिए पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के कानून के अंदर ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर किसी ने इस्लाम की तौहीन की है तो इस्लाम की तौहीन के बारे में भी ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं। अब यूरोपियन पार्लियामेंट का यह मानना है कि ब्लास्फेमी लॉज का मिसयूज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। किस चीज के लिए? फॉर सेटलिंग पर्सनल डिस्प्यूट्स। अगर आपस में आपके झगड़े हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि दो डिफरेंट रिलीजन से लोग अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें ये ब्लास्फेमी लॉज से फायदा हासिल करते हुए अपने उन पर्सनल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है। अच्छा, फर्दर अगर देखें तो वो ये भी कहते हैं, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि ये इकोनॉमिक गेन्स को हासिल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज को यूज किया जा रहा है। अगर इसकी थोड़ी सी हम मिसाल देखना चाहें तो कुछ टाइम के पहले एक बैंक मैनेजर का कत्ल हुआ था पाकिस्तान के अंदर। वो सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल किया था और फौरन ही उसने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये तौहीन रिसालत का मुर्तकब हुआ है। तो इस किस्म की काफी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि एक केस है शगुफ्ता कौसर का और शफकत इमैनुअल का। एक क्रिश्चियन कपल था जिन पर ब्लास्फेमी का केस होता है 2013 के अंदर कि इन्होंने तौहीन रिसालत की है। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको सजा सुना देती है। अब उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने अपनी रिव्यू पिटीशंस दायर की हुई है, लेकिन उनकी रिव्यू पिटीशंस पर हमेशा डिले कर दिया जाता है। उनकी रिव्यू पिटीशंस को सुनने के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की जा रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने खसूसन इस केस को हाईलाइट किया है
اور یہ کہا ہے کہ اس کیس کے اندر انٹرنیشنل ریکگنائزڈ سٹینڈرڈز جو ہیں فیئرنس اور ٹرانسپیرنسی کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو ریویو کرنا چاہیے پاکستان کی عدالتوں کو۔ یہ تو تھی بات جو انہوں نے شو کی، لیکن یورپین یونین کے پیٹ کے اندر مڑوڑ کیا تھا کہ ابھی اتنے ٹائم کے بعد یکدم ہی ان کو ایمینول، یہ جو شفقت ایمینول ہے اور شگفتہ کوثر کا کیس یاد آ جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر فرانس کے صدر کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ان کی وجہ سے ان کے پیٹ میں ایک مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک ممبر کنٹری ہو اور اس کو کوئی دوسرا ملک اس طرح سے ہیوملیٹ کرے، اس کے پریزیڈنٹ کو، اور اس کے خلاف، اس ملک کے خلاف وہ نعرے بازی کریں اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ اکنامکلی بائیکاٹ کر دیا جانا چاہیے اس کنٹری کا۔ تو یہ ایک ان کے پیٹ کے اندر جو وبال اٹھ رہا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی جو پیراگراف 17 کے اندر انہوں نے شو کی ہے۔ یہ پولیٹیکلی پاکستان کے اوپر پریشر بنایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو، یعنی بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ 11 جو کنونشنز تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا تھا، اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے پاکستان، جس کی وجہ سے یہ سٹیٹس پاکستان کا ریووک کر دینا چاہیے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کی اور پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی اس کے کیا فوائد ہیں، تو اس کے اندر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہم نے اس کے لیے کوشش اپنی کرنی سٹارٹ کی تھی 2013 کے اندر، اور 2014 میں پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس مل جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو میپ شو کر رہا ہوں آپ کے لیے، یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں رائٹ ٹاپ پر، اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی یورپین یونین کے ساتھ۔ اس پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس درجہ بدرجہ بڑھتی چلی گئی ہیں یورپین یونین کے ساتھ ٹوٹل ایکسپورٹس، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا اسپیسیفک سیکٹر ہے جس کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی ہیں یورپین یونین کے ساتھ، تو لیفٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھتے ہیں نیچے والے کارنر میں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ٹیکسٹائل کے سیکٹر کے اندر 2014 کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کی ایکسپورٹس یورپین یونین کے ساتھ بڑھتی چلی گئی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے ہمیں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر یورپین یونین ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وے فارورڈ کیا ہے، اب ہمارے پاس مزید آگے رستہ کیا ہے کہ ہم نے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک فارن آفس آف پاکستان کی طرف سے رسپانس آیا ہے اور انہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ شو کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈسکورس ہے اٹ ریفلیکٹس اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ، کہ یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ یورپین یونین کو پاکستان کے بلیسفمی لاز یا ہسٹری کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ فورن آفس کا جو رسپانس ہے یہ سیٹسفیکٹری ہے، انف ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے، اس بات کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ صرف لمیٹڈ نہیں رہے گی یورپین پارلیمنٹ تک، اس کے بعد یہ کونسل میں بھی جائے گی، کمیشن میں بھی جائے گی، اور بھی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر یہ جائے گی۔ لیکن جو امپورٹنٹ پلیٹ فارمز ہیں ان میں ممبر کنٹریز کی گورنمنٹ تک اور ان کے پارلیمنٹس کے اندر بھی یہ ریزولوشن پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے جو ہیں ان کے سامنے بھی یہ پیش کی جائے گی قرارداد، اور ساتھ ہی ساتھ ہیومن رائٹس کونسل یونائٹڈ نیشن کی جو ہے اس میں بھی یہ قرارداد پیش کی جائے گی، اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی یہ پیش کی جائے گی۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل اور ہیومن رائٹس کونسل کے سامنے یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے تو پاکستان کے اوپر اس کے بہت زیادہ سیریس امپیکٹس ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا ہے۔ انڈیا کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا سیکیورٹی کونسل کے اندر یونائٹڈ نیشن کی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کے اندر بھی انڈیا موجود ہے۔ اگر یہ قرارداد وہاں پر پریزنٹ کی جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت
कम चांसेस होंगे कि पाकिस्तान खुद को वहां पर डिफेंड कर सके। अब इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम अपने इन ब्लास्फेमी लॉज को डिफेंड कर सकें, ताकि वो जो यूरोपियन पार्लियामेंट की एक डिमांड है कि इन तमाम ब्लास्फेमी लॉज को जो तौहीन रिसालत और तौहीन इस्लाम के साथ डील करते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए, इनको तमाम तरीकों से रिवोक कर दिया जाए। इसके लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं? सबसे पहली अगर चीज हम देखते हैं तो हमारी डिप्लोमेसी, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं यूरोप के अंदर, दे नीड टू टेक एडवांस मेजर्स। उन एडवांस मेजर्स के अंदर क्या है कि वो अपनी कम्युनिटी को, जो कश्मीरी कम्युनिटी वहां पर मौजूद है या जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पर मौजूद है, उनको इन्वॉल्व करते हुए एक इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। इंडिजिनस स्कूल्स ऑफ थॉट्स को देखा ये गया है कि हमारे जितने डिप्लोमेट्स जो बाहर मौजूद हैं यूरोप के अंदर, मोस्टली वो बस कैरियर ओरिएंटेड ही रहते हैं, वो इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वहां की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन होती है उसको, उसके साथ अपना इंटरेक्शन नहीं बढ़ाते हैं, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश नहीं करते हैं। पाकिस्तान के इमेज को जैसा है बस वैसा ही रखते हैं। लेकिन ये है कि चंद लोग मौजूद हैं ऐसे जो इस किस्म की कोशिशें करते रहते हैं। अब समझने की बात यह है कि हमें उन लोगों को अपना जो एक कंप्रिहेंसिव स्टडी हमने की हुई है, या हमने कंप्रिहेंसिव नॉलेज हमारे डिप्लोमेट्स के पास मौजूद होना चाहिए इंटरफेथ हार्मनी का। हम उनको बताएं कि हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम क्या चीज जो है, कौन सा पैगाम है जो फैलाते हैं कि इंटरफेथ हार्मनी होनी चाहिए, यानी डिफरेंट रिलीजन्स के दरमियान में किसी किस्म का तजाद नहीं होना चाहिए, किसी किस्म कोई एक फेथ दूसरे फेथ को किसी भी तरीके से हर्ट ना करे, ना ही उन लोगों के जज्बात को, ना उस रिलीजन के बारे में कोई किसी किस्म की लग़्व गुफ्तगू करे। ये तमाम चीजें हैं जो हमारे डिप्लोमेट्स को मालूम होनी चाहिए और ये मैसेजेस उनको कन्वे करने चाहिए इंडिजिनस स्कूल ऑफ थॉट्स को जो यूरोप के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ एक और काम जो किया जा सकता है वो ये है कि पाकिस्तान को जरूरत इस चीज की है कि वो इंगेज करें अपनी माइनॉरिटी को, जितने भी क्रिश्चियंस मौजूद हैं उन तमाम को घर में भी, यानी पाकिस्तान के अंदर भी उनको इंगेज करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ उनकी हेल्प हम बैरून ममालिक के अंदर भी ले सकते हैं, ताकि जो इंडिजिनस स्कूल्स ऑफ थॉट्स है वहां पर यूरोप के अंदर, उनको कन्विंस करने के लिए ये माइनॉरिटीज हमारी अपना रोल प्ले कर सकती हैं। वो कन्वे कर सकती हैं उनको कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये थोड़ी हद तक ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ हद तक ये जो ब्लास्फेमी लॉज का मिस यूज किया जाता है ये मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से एक ग्रेव पिक्चर वो प्रेजेंट की जाती है दुनिया के सामने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का इमेज वैसा नहीं है। तो ये माइनॉरिटीज को इंगेज करने की भी जरूरत है। लास्टली जो ये मिस यूज है उसके बारे में एक डिबेट होनी चाहिए। हमें इस डिबेट से कतराना नहीं चाहिए कि हम जो अपना जो ब्लास्फेमी लॉज है उसके ऊपर किसी किस्म की डिबेट नहीं कर सकते, उसके बारे में हम डिबेट्स कर सकते हैं। तमाम जितने जो फिके मौजूद हैं उनके उलमा को हम इसके अंदर इंगेज कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है पाकिस्तान की वो मौजूद हो, पार्लियामेंट के मेंबर्स इसके अंदर मौजूद हों, और जो फ्लॉज मौजूद हैं, जो लूप होल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से मिस यूज होता है ब्लास्फेमी लॉज का, उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने ब्लास्फेमी लॉज को। साथ ही साथ जो जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान का उसके अंदर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। यानी पूछा जाना चाहिए ना कि यार ये कैसे हो सकता है कि आप 2014 से एक रिव्यू पिटीशन दायर की जा रही है, आप उसको डिले पर डिले करते जा रहे हैं, डिले पर डिले करते जा रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं? या तो आप उसको सुने और उसका जो भी फैसला आता है उसको खत्म करें सुनाकर। अगर रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है तो रिव्यू होना चाहिए ना। या तो ये है कि आप पाकिस्तान के आईन से रिव्यू का ऑप्शन ही हटा दें। अगर रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है और ये हक मौजूद है कि कोई भी पाकिस्तान के सिटीजन रिव्यू के लिए एक एप्लीकेशन दे सकता है, तो फिर इस बात पर पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उसको भी सोचना चाहिए। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में भी रिफॉर्म्स की जाएं।
तो स्टूडेंट्स ये तमाम वो चीजें थी, ये तमाम वो पॉइंट्स थे जो यूरोपियन यूनियन की जो अभी प्रेजेंटली उन्होंने एक करारदाद पेश की है उसके बारे में आपको जानने की जरूरत थी। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा और कौन से दीगर स्टेप्स हैं जिनको करने से पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से कॉप अप कर सकता है इस इशू के साथ, और इसके अलावा पाकिस्तान मजीद कौन से स्टेप्स ले सकता है, या आपका इसके बारे में, इस प्रेजेंटेशन के बारे में अगर कोई मजीद सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना वो सवाल पूछ सकते हैं। मजीद इस वीडियो को आप लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तक अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।